नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। है बहुत अंधियार, अब सूरज निकलना चाहिए। जिस तरह से भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। ये चंद लाइनें हैं गोपाल दास नीरज की कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद अब ये सिचुएशन बदलेगी। दोस्तों, अस्पतालों में इस समय ऑक्सीजन की कमी चल रही है। आइए जानते हैं कि ये ऑक्सीजन बनती कैसे है और आती कैसे है। मेडिकल ऑक्सीजन और नॉर्मल ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, जो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर होता है वो ऑक्सीजन सेचुरेशन के रूप में मेजर किया जाता है, जिसे संक्षेप में कहें तो SpO2 कहते हैं। यह ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने वाले हीमोग्लोबिन की मात्रा का माप है। सामान्य फेफड़ों वाले एक स्वस्थ व्यक्ति की जो धमनी होती है, आर्टरी होती है, में ऑक्सीजन सेचुरेशन 95% से 100% तक का होता है। WHO के पल्स ऑक्सीमेट्री पर बनाए गए कुछ मैनुअल हैं, उनके अनुसार यदि ऑक्सीजन सेचुरेशन 94% या उससे कम हो तो रोगी को जल्द इलाज की जरूरत होती है। यदि सेचुरेशन 90% से कम हो जाए तो वह मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति मानी जाती है। मेडिकल ऑक्सीजन में 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होती है। इसमें नमी, डस्ट और दूसरी अन्य गैसों जैसी अशुद्धियां नहीं होती। 2015 में देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में ऑक्सीजन को भी शामिल किया गया है। WHO ने भी जरूरी मेडिसिन में ऑक्सीजन को जोड़ा रखा है। वातावरण में मौजूद हवा में सिर्फ 21% तक ऑक्सीजन होती है, लिहाजा मेडिकल इमरजेंसी में इसका यूज नहीं कर सकते। तभी मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में एक विशेष वैज्ञानिक ढंग से बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। सबसे पहले वायुमंडल से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। आपको पता है कि हवा में 78% तक नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होती है और 1% में अदर गैसें जैसे ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जैसी गैसें होती हैं। इन सभी गैसों में बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और अलग अलग होता है। ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183.0 है। हवा को काफी ठंडा करके ऑक्सीजन को अलग करते हैं और हवा को जमा कर ठंडा करने पर सभी गैस बारी बारी से लिक्विड बनती जाएंगी। उन्हें अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। इस तरह से 99.5% तक लिक्विड ऑक्सीजन तैयार कर लेते हैं। प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को दूर करते हैं। पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वह बर्फ में बदल जाता है। उसी पानी को अगर 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वह उबलकर भाप में तब्दील हो जाता है, यानी गैस में बदल जाता है। इसी तरह वायुमंडल में मौजूद तमाम गैस बेहद कम तापमान में उबलकर गैस बन चुकी हैं। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर गैस में बदल जाती है। हम यह भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा कर दें तो वह लिक्विड में बदल जाएगी। मैन्युफैक्चरर्स लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकर्स में स्टोर करते हैं, फिर काफ़ी ठंडा रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों में भरकर डिस्ट्रीब्यूटर तक उनको भेजते हैं। ऑक्सीजन का प्रेशर कम करके इसे गैस के रूप में तमाम तरह के सिलेंडर में भरते हैं। यही सिलेंडर अस्पताल, सप्लायर और जरूरतमंदों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी होते हैं, जो अपनी ऑक्सीजन वो खुद ही बनाते हैं। कोविड-19 से पहले देश में मेडिकल ऑक्सीजन की रोजाना खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी। अब लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और मौजूदा समय में ऑक्सीजन संक्रमितों के इलाज में कारगर साबित हो रही है ऑक्सीजन। यही वजह है कि अब भारत में प्रतिदिन करीब 5000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत आन पड़ी है। अधिक डिमांड की वजह से सप्लाई में परेशानी आ रही है। लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए सिर्फ 1200 से 1500 ही पूरे देश में क्रायोजेनिक टैंकर्स उपलब्ध हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडर में भरने के लिए खाली सिलेंडर्स की भी कमी पड़ रही है। कोई भी एक एडल्ट ह्यूमन जब किसी तरह का काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए प्रति मिनट 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत पड़ती है, यानी रोजाना करीब 11,000 लीटर हवा सांसों के माध्यम से हमारे फेफड़ों में जाती है। इस हवा में 20% से लेकर 21% तक ऑक्सीजन होती है, जबकि छोड़े जाने वाली सांस में 15% ऑक्सीजन होती है। सिर्फ 5% ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। एक इंसान को 24 घंटे में करीब
550 लीटर शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। शारीरिक परिश्रम करने वालों को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हॉस्पिटल में अमूमन 7 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रयोग होता है और इसकी ऊंचाई करीब 4 फुट 6 इंच होती है और इसकी क्षमता 47 लीटर होती है, लेकिन प्रेशर से 7000 लीटर तक ऑक्सीजन भर सकते हैं। यदि इस सिलेंडर से किसी मरीज को लगातार ऑक्सीजन दें तो वह 20 घंटे तक चल सकता है। सरकार ने 1 क्यूबिक मीटर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की अधिकतम दाम 15 रुपये 22 पैसे तय किए हैं, जिसमें सप्लाई करके अस्पताल तक पहुंचने पर ये 25 रुपये 71 पैसे हो जाते हैं। इसमें जीएसटी चार्ज अलग से लगता है। लेकिन 22 अप्रैल 2021 से पहले आदेश तक औद्योगिक उद्देश्यों के लिए जो ऑक्सीजन की आपूर्ति होती थी, अब उसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। इससे उपलब्ध सरप्लस ऑक्सीजन का प्रयोग मेडिकल ऑक्सीजन के रूप में किया जा सकता है, लेकिन ये कुछ उद्योगों पर लागू नहीं होता, जैसे इंजेक्शन और सीसी बनाने वाले उद्योगों पर, फार्मास्यूटिकल पर, स्टील प्लांट्स पर, ऑक्सीजन सिलेंडर बनाने वाली कंपनियों पर, पेट्रोलियम उद्योगों में इसको प्रतिबंधित नहीं किया गया है। जानकारी के मुताबिक रिलायंस, टाटा स्टील, सेल, जिंदल, इन सभी ने कोरोना के इलाज के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू कर दी है। सहकारी समिति इफ्को भी ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है, जहां से अस्पतालों को मुफ्त ऑक्सीजन की सप्लाई होगी। इसके अलावा भी बहुत कई कई जगह पर ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं। जैसे पारादीप में 4 मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र चालू हो रहे हैं। इन संयंत्रों को शुरू होने में लगभग 10 से 15 दिन लग सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं वहां पर सेंट्रलाइज ऑक्सीजन केबिन या टैंक होता है, जहां से जिस बेड पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है वहां पाइपलाइन के जरिए इसकी सप्लाई होती है। लेकिन छोटे हॉस्पिटल में सेंट्रलाइज व्यवस्था नहीं होती, वहां पर ऑक्सीजन बड़े बड़े सिलेंडरों में पहुंचाई जाती है, फिर पाइपलाइन के जरिए मरीज के बेड तक पहुंचती है। जो बहुत छोटे हॉस्पिटल होते हैं जहां पाइपलाइन की सुविधा नहीं होती है, वहां ऑक्सीजन के छोटे सिलेंडर मरीज के बेड के बगल में लगाए जाते हैं। अब कोविड संक्रमित मरीजों के लिए ऑक्सीजन किसी रामबाण से कम नहीं है, ये हम सबको पता है, क्योंकि ये एक रिस्पिरेटरी डिजीज है। काफी मरीजों को इससे फायदा पहुंच रहा है। मरीज को किस तरह ऑक्सीजन देनी चाहिए, ये एक्सपर्ट की पर डिपेंड करता है, मतलब डॉक्टर पर डिपेंड करता है। कोरोना संक्रमितों को नॉन रिब्रीडिंग मास्क, जिसे बोलते हैं एनआरएम, के जरिए ऑक्सीजन देनी होती है, तो वो ज़्यादा कारगर होती है। इसमें किसी भी मरीज को हाई फ्लो ऑक्सीजन दे सकते हैं। एनआरएम में मरीज को बाहर की हवा नहीं मिलती है और इसे ट्यूबिंग के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर से अटैच करना होता है। फिर मरीज की नाक और मुंह को कवर कर मास्क पहना दिया जाता है। फिर पल्स ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन सैचुरेशन देखना होता है, जिसमें यह ध्यान देना जरूरी है कि मरीज का सैचुरेशन 95 के ऊपर ही रहे। आप मान लो कि अगर 4 लीटर प्रति मिनट के फ्लो से मरीज का सैचुरेशन 88 आ रहा है, तब मरीज को अधिक ऑक्सीजन की जरूरत है, तो उसका फ्लो बढ़ाना होगा। और 5 लीटर प्रति मिनट फ्लो पर यदि यह 92 के ऊपर आता है, तब आप उसे ठीक मान सकते हैं। 1 से 2 दिन उसी फ्लो के साथ ऑक्सीजन दें, फिर बाद में फ्लो को कम करके देखते हैं कि मरीज का सैचुरेशन कम तो नहीं हो रहा है। यदि नॉर्मल सैचुरेशन नहीं आ रहा है तो फ्लो को बढ़ाना होता है। मरीज को इसके साथ डेक्सामेथासोन या मिथाइल प्रोसिडिनोलॉन जैसी दवाएं भी देनी पड़ सकती हैं। इससे सांस की नलियों को खोलने में मदद मिलती है। अगर एनआरएम नहीं मिलता तो साधारण मास्क भी ले सकते हैं। एक और डिवाइस है जिसका आपने नाम सुना होगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ये कैसे काम करता है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे वायुमंडल की हवा में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बहुत सिंपल उपकरण है जो ठीक वही काम करता है जो इसके नाम से आपको पता लग रहा है। ये वायुमंडल से एयर को लेते हैं और उसमें से नाइट्रोजन को छानकर बाहर फेंक देते हैं और ऑक्सीजन को डेंस करके उसको बढ़ा देते हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर शरीर के लिए जरूरी ऑक्सीजन की सप्लाई में उसी तरह यूज होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन टैंक या सिलेंडर। एक कैन्यूला मतलब एक ऑक्सीजन कैन्यूला, ऑक्सीजन मास्क या नाक में लगाने वाली ट्यूबों के जरिए इसका यूज होता है। अंतर यह है कि जब सिलेंडर को बार बार भरने की जरूरत पड़ती है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 24 घंटे 7 दिन काम कर सकता है। बिना किसी एक्सपर्ट के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का यूज करना बहुत नुकसानदायक हो सकता है। कोविड-19 की वजह से एक निमोनिया हो जाता है। अगर इसमें 94% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन है तो रोगियों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से
ऑक्सीजन दी जा सकती है और उसका लाभ मिलता है, मगर तभी तक जब तक कि वो अस्पताल में भर्ती नहीं हो जाते। हालाँकि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इसका इस्तेमाल ना करें। ये मरीजों के लिए ऐसा करना बहुत हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कैसे काम करता है और ये जनरल या सामान्य हवा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन से कैसे डिफरेंट है। नमस्कार, जय हिंद।